नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। बात कश्मीर की, जहां पर धारा 370 हटने के बाद से घाटी बदलने लगी थी। इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन का नतीजा है कि बीते एक साल में अलग अलग एंटी टेरर ऑपरेशन में 200 के करीब आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि मारे गए कई आतंकवादी ऐसे भी रहे जो कि आतंकी संगठनों के टॉप लेवल के कमांडर थे, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का रियाज नाइकू, रियाज का साथी जुनैद सहराई अलगाववादी नेता अशरफ सहराई का बेटा था, अंसार गजवतुल हिंद का बुरहान कोका, लश्कर तोयबा का बशीर कोका, जैश ए मोहम्मद का रहमान भाई और सैफुल्ला शामिल है। वहीं कश्मीर में सेना के ताबड़तोड़ ऑपरेशन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार हमले की कोशिश कर रहा है। लेकिन कैसे हमारे सुरक्षा बलों ने बीते तकरीबन एक साल में आतंकवादियों पर नकेल कस रखी है, यह रिपोर्ट खास आपके लिए। जिस कश्मीर से पहले आतंकी हमलों की खबर आती थी, वहाँ की सड़कों पर अब दहशतगर्दों की लाशें पड़ी हुई हैं। जिस कश्मीर की पहचान एक वक्त पत्थरबाजों की घाटी के रूप में हो गई थी, इंडियन फोर्सेस के एक्शन के बाद सभी पत्थरबाज और उनको बढ़ावा देने वाले अलगाववादी अंडरग्राउंड हैं। धारा 370 के हटाए जाने के बाद कश्मीर में बदलाव की नई बयार बह रही है। धारा 370 हटाने का फैसला लेते हुए केंद्र की सरकार ने आतंक मुक्त कश्मीर का वादा किया था, वो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। बीते एक साल की बात करें तो घाटी में 90 के करीब एंटी टेरर ऑपरेशन में 200 के करीब आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इन ऑपरेशन में आतंकी संगठनों के कई टॉप लेवल कमांडर भी ढेर हुए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का रियाज नाइकू, रियाज साथी जुनैद सहराई जो कश्मीर के वरिष्ठ अलगाववादी नेता अशरफ सहराई का बेटा भी था, अंसार गजवतुल हिंद का बुरहान कोका, लश्कर तैयबा का बशीर कोका, जैश ए मोहम्मद का दहशतगर्द रहमान भाई सैफुल्ला मारा गया। पुलवामा के बाद कश्मीर में आतंकी कोई बड़ा हमला करने में सफल नहीं हो पाए। इसके साथ भारतीय सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी बड़े हमले को अंजाम देने में जुटे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और भारतीय सेना के ज्वाइंट फोर्स और इंटेलिजेंस विंग की कोशिश से आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। नगरोटा में जिस आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, उनके पास से 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 19 ग्रेनेड, 6 UBGL ग्रेनेड, मोबाइल फोन, कंपास, पिट्ठू बैग बरामद किए गए हैं। इतने बड़े पैमाने पर बरामद हथियारों से साफ है कि आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। लेकिन पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री इंटेलिजेंस की वजह से एक बार फिर आतंकियों के मंसूबे नाकामयाब हो गए। अली अनवर, इंडिया न्यूज। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय जांड्याल इस वक्त जम्मू से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कर्नल दानवीर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं और हमारे साथ TS तंवर साहब पूर्व IB अधिकारी जुड़ रहे हैं, जो कि हमें सब कुछ समझाने में मदद करेंगे। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि दिखती हैं, समझ में भी आती हैं, लेकिन जब खास मेहमान साथ में जुड़ते हैं तो चीजों को बारीकियों से समझने का मौका मिलता है। सबसे पहले मैं अजय आपके पास ही आना चाहूंगा। 11 AK-47, UBGL, कंपास, पिट्ठू बैग, तमाम दूसरी चीजें, ये क्या किसी बड़े एम्बुश की तैयारी थी या भारत के अंदर आकर एक तरीके से एक छोटा वॉर छेड़ना चाहते थे या चारों आतंकवादी? क्या देखिए, आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। जिस तरीके की रिकवरी इन आतंकियों से हुई है और खास तौर पे
4 आतंकियों से 11 हथियार मिलना ये पहली बार हुआ है। और ये किस लिए किया गया था, ये साफ मंशा आतंकियों की दिखती है। पुलिस का मानना है कि आतंकी किसी बड़े हमले की फिराक में थे, किसी बड़ी घटना को अंजाम देना इनकी मंशा थी, मगर समय रहते इनको यहां पर ट्रेस किया गया और मार गिराया गया है। जो सूचना है उसके मुताबिक ये 11 हथियार जो हैं और एक इसके अलावा पिस्टल्स और हैंड ग्रेनेड के साथ साथ यूबीजीएल ग्रेनेड लाने का मकसद आतंकियों का कश्मीर में अन्य आतंकियों तक इसे पहुंचाना था और फिर बड़े हमलों को अंजाम देने की इनकी जो है एक साजिश थी। और खासतौर पे डीडीसी इलेक्शन से ठीक पहले ये करना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पाकिस्तान की तरफ बैठे आतंकी किस तरीके से अपने आकाओं से कमांड ले रहे हैं और जो आका है वहां बैठे हुए आईएसआई है वो किसी बड़े हमले को यहां अंजाम देना चाहती है। उसके पीछे की वजह डीडीसी इलेक्शन और वो चुनाव अगर जम्मू कश्मीर में होते हैं, खासतौर पे जो ग्राउंड लेवल के चुनाव हैं, वो सीधे तौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को और झूठा साबित करेंगे और एक्सपोज करेंगे कि पाकिस्तान जो रोना रोता है वो बेकार है, वो खाली दुनिया को दिखाने के लिए है, मगर जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हैं और पाकिस्तान को यही गवारा नहीं है, पाकिस्तान को सूट नहीं करता। अजय, इनका जो इन्फिल्ट्रेशन है, इनके पास से जो हथियार मिले वो तो चौंकाने वाले हैं ही, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन है जो भारत की सीमा में आए हैं वो एजेंसीज क्या जीरो इन कर पा रही है, किस जगह से ये भारत में घुसे हो सकते हैं? देखिए, जो आईजी पुलिस का कहना है उसके मुताबिक ये एक फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है और फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से, जो कि आईजी ने हमारे साथ बात करते हुए बताया कि सांबा सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ हुई हो सकती है और वहीं से आतंकी आते हैं। और क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं तो माना यह जा रहा है कि ये चीजें जो है जो पुलिस कह रही है उसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं उन्हीं तथ्यों को लेकर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। मगर हमारी बीएसएफ के सूत्रों से भी बात हुई है, उनका कहना है कि हमें ग्राउंड पर किसी तरह के सबूत नहीं मिले हैं कि किसी तरह से घुसपैठ मुमकिन हुई हो, क्योंकि ग्राउंड पर फोर्सेज रहती हैं और खासतौर पे लगातार अलर्ट चल रहा है फेस्टिवल सीजन से पहले से। तो ये माना जा रहा था कि ग्राउंड पर जो है डिप्लॉयमेंट जो रहती है वो काफी है और उससे वहां से घुसपैठ नहीं हुई सकती। मगर आपको बताऊं, बीएसएफ ये भी जांच कर रही है कि क्या किसी तरह की सुरंग बनाने में आतंकियों को कामयाबी मिली है ताकि आतंकी उस सुरंग से जो है वो क्रॉस करके आए हो, क्योंकि 4 आतंकी 11 AK-47 राइफल लेकर कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, क्योंकि वहां पे तारबंदी है, वहां पर बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट है, वहां से कामयाब हो जाएं वो इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है, इतनी सारी चीजें उनके साथ, इतना सारा हथियार, स्लीपिंग सेल्स ने कितनी मदद की और ये लोग आए किस तरीके से। लेकिन सांबा सेक्टर की बात इससे पहले भी हम कई एक्सपर्ट से बात कर चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि भारत का जो सांबा सेक्टर है वो कुछ इस लिहाज से कमजोर पड़ता है और उसका भारत तोड़ खोजने की लगातार कोशिश में लगा रहता है। कर्नल दानवीर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर, एलओसी के पार से जो ये हो रही है शेलिंग, हैवी शेलिंग लगातार जो चल रही है, और इसका मकसद और मतलब आज के एनकाउंटर के बाद साफ समझ में आता है। लेकिन यह सवाल भी अपनी जगह खड़ा होता है कि इतना ज्यादा हैवी एम्युनिशन जब ऑपरेशन ऑल आउट में भारत लगातार आतंकवादियों को ढेर कर रहा है, वो किस तरफ इशारा करता है, आपसे समझना चाहेंगे। बहुत सारे पहाड़ी नाले हैं जो पाकिस्तान के अंदर जाके मेन दरिया झेलम से मिलते हैं और उनके ऊपर कोई कटीली तार या बांध नहीं बना हुआ है और वहां पर निगरानी जो है फिजिकल तौर पर रखी जाती है। इसीलिए वहां पर काफी सारे प्रकार के गैप जरूर बन जाते हैं जिसको एक्सप्लॉइट करते हुए आतंकवादी कभी कभी घुसपैठ करने में सफल होते हैं। और नदी के ऊपर कटीली तार लगा ही नहीं सकते, ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। लेकिन फिर भी 99% जो पाकिस्तानी है वो विफल होते हैं, इक्का दुक्का इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन वो इक्का दुक्का इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। जिस तरीके से आपने देखा कि 11 हथियार बरामद हुए 4 आतंकवादियों के पास से, इससे क्लियरली ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि पाकिस्तान जो है इस समय बहुत नर्वस है, घबराया हुआ है, क्योंकि घाटी के अंदर उसके सारे जो आतंकवादी लीडर्स हैं, जो कमांडर्स हैं, वो मारे जा चुके हैं, आतंकवाद की कमर टूट चुकी है और आतंकवाद का सफाया तकरीबन हो चला है, जिससे कि पाकिस्तान बहुत नर्वस है। वो नहीं चाहता कि किसी भी हालात में कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो मामूल
लौटे। और जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हैवी आर्टिलरी शेलिंग और इस सब का मकसद है, वो भी मकसद यही है कि वो भी वहां से भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट करना चाहता है। कुपवाड़ा के इलाके के अंदर इस प्रकार की कई सारी जगहें हैं जहां से पाकिस्तानी आतंकवादियों को अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है इन्फिल्ट्रेट करने की। और ये भी मानना बिल्कुल गलत होगा कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन संभव नहीं हुई है। अगर आपने एक ट्रक को एनकाउंटर किया है जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए हैं, तो मान के चलिए इतने ऐसे ज्यादा आतंकवादी सफल भी हुए होंगे। जी, आपका इशारा समझ रहा हूं, और यही इशारा सबसे ज्यादा गंभीर यहां पर हमको बात बताता है और समझाता है। टीएस तंवर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईबी ऑफिशियल है। टीएस तंवर साहब, पाकिस्तान का वजूद कुछ ऐसा है कि वो भारत की नफरत पर कायम है, यानी नफरत खत्म तो शायद पाकिस्तान खत्म। उनके मंत्री तक कहते हैं कि वहां एंटी इंडिया चूरन बहुत ज्यादा बिकता है। क्या आपको वक्त अब आ गया है कि टिट फॉर टैट के अलावा और कोई जवाब, कोई चारा नहीं कर्नल दानवीर की इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर 4 न्यूट्रलाइज किए गए हैं तो कहीं ज्यादा इन्फिल्ट्रेट कर गए हों? देखिए, जैश-ए मोहम्मद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही सीरियस है, और मौलाना मसूद अजहर, ये अभी जो ग्रुप आया है, मौलाना मसूद अजहर जब पहली बार इंडिया में आए तो वो एक फेक पासपोर्ट पे आए थे। दूसरी बात, मौलाना मसूद अजहर की देवबंद के अंदर लिंक है। वो पुर्तगाल के पासपोर्ट पर आकर के और वो गए थे देवबंद में उनका कनेक्शन है। और देवबंद में मीटिंग करने के बाद शुरू में 90s में मौलाना मसूद अजहर ने फॉरेन टेररिस्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मौलाना मसूद अजहर एक टेररिस्ट लाए थे अफगानी, उसका नाम था सज्जाद अफगानी, और वो पहली बार उन्होंने कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अन्य देशों के, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं, वो फंड रेजिंग के बड़े एक्सपर्ट हैं और ओरेटर बहुत तगड़े हैं। और उनका जो है अभी मौलाना मसूद अजहर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, एक तो ये है कि इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट पे की, वो सर्जिकल स्ट्राइक में जैश का बहुत बड़ा जो कैंप था वो तबाह हुआ, और बावलपुर में इनका जो बहुत बड़ा एरिया है वहाँ प्रॉब्लम हुई, और मौलाना मसूद को खुद को अरेस्ट करके हमने तिहाड़ जेल में रखा था। मैं आपको शेयर करूंगा कि तिहाड़ जेल में इंडिया में इनका इतना बड़ा नेटवर्क है कि तिहाड़ जेल के पीछे 15 अगस्त को एक वहाँ पे मकबरा है, वहाँ पे इनके कॉन्टेक्ट थे। उनको इन्होंने, ये एक आइसोलेशन के अंदर बंद थे, और हमको इंटेलिजेंस मिली कि मौलाना मसूद अजहर के साथी बाहर से एक जेपीसी लेके आएंगे और जेपीसी से तिहाड़ जेल की दीवार को तोड़ेंगे, और दीवार को तोड़ करके वो जिस आइसोलेशन वार्ड में थे उसको तोड़ेंगे और उसको मौलाना को छुड़ा के ले जाएंगे। पर हमारी इंटेलिजेंस बहुत तेज है, हमारे पास ये खबर मिल गई, और 15 अगस्त को जब हमारी सारी पुलिस फोर्स व्यस्त थी, हमने टाइमली जाकर मौलाना मसूद अजहर को उस आइसोलेशन से निकाला और उनको दिल्ली से ट्रांसफर किया जम्मू। तो मौलाना मसूद अजहर, आप जानते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने, इनके छोटे भाई ने फिर वो IC-814 का वो जो संक्षेप में आपसे टीएस तंवर साहब, संक्षेप में आपसे आप पूछना चाहूंगा, क्या अब सीधी मौलाना मसूद अजहर के ऊपर कार्रवाई जरूरी है? नहीं तो इस तरह के गुर्गे तो आते ही रहेंगे। और कर्नल दानवीर का यह कहना वाजिब है यहां पर कि 4 न्यूट्रलाइज किए हैं, इससे कहीं ज्यादा क्या पता अंदर मौजूद हो तमाम हथियारों के साथ। बिल्कुल बहुत जरूरी है। मौलाना मसूद अजहर की टीम बहुत स्ट्रांग है, और अभी जो इलेक्शन है कश्मीर में, ये डेफिनेटली उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और पाकिस्तान जो है वो टोटली डिपेंड है इन 3 ऑर्गेनाइजेशन पे, अलबर्ट, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा। तो पाकिस्तान तो कोशिश करेगा ही करेगा। इंडिया को बहुत तगड़ी हमारी फोर्सेज
रिटेलिएशन कर रही हैं। जी, और वो करना हमारी भी पड़ेगा, वो करना भी पड़ेगा। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा समय हमारे पास कम हो गया है, और भी ज्यादा इस बारे में आप लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो खतरा कर्नल दानवीर ने दिखाया, समझाया, वो खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि 4 को न्यूट्रलाइज करना जहां बेहद जरूरी था, उसके साथ उन तमाम को न्यूट्रलाइज करना भी वक्त रहते जरूरी है, जो कहीं ना कहीं इन्फ्लेटेड करके तमाम हथियारों के साथ इधर उधर छुपे हुए